हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे अपन अपना न्यू चैप्टर अपने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अपन ने कुछ एग्जांपल देखे थे और आज अपन एग्जांपल थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था और उससे रिलेटेड अपन जो है आज अपन क्वेश्चन और देखेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का ही अपने को इस जो अपन है अपना टॉपिक है ना, बीच की दो बिंदुओं के बीच की दो तरफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो इसके इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपने को जो भी है क्वेश्चन अटेंड करना है। तो देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कोई 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, P Q R S, और चारों के अलग अलग कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि इनके बीच की दूरी निकालो, तो अपने को कुछ नहीं करना है, बीच की दूरी निकालनी इसके बीच में पहले, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में, है ना। 4 बार सोल्व होगा। और अगर कुछ पूछ लेता है कि प्रूव करो या ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो पता है अपने को रेक्टेंगुलर क्या होता है ना। आयत बोलते हैं हिंदी में। और स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। तो अपने को पता है रेक्टेंगुलर में कहता है अपोजिट साइड वाली, जो भी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। इसमें चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है ना। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा ही पूछा है। क्या पूछा है कि प्रूव दैट द पॉइंट आर वर्टिकल ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब ये जो भी निर्देशांक दे रखे हैं वो किसके हैं? रेक्टेंगुलर के, मतलब आयत के। अपने को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप अपना रेक्टेंगुलर बना दो। ये अपना रेक्टेंगुलर P Q R S, पॉइंट भी नोटेट कर दो। -2, -1, -1 1, 5 -2, 4 -4। और इसका जो ये इसका जो डायगोनल है वो है ही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितनी बार सोल्व होगा। सबसे पहले अपने को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P और Q। तो P और Q के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास? 2 -1 -1 एंड 1। तो इसमें x1 क्या हो गया? x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। फॉर्मूला फिट करो सबसे पहले, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर फॉर्मूले में फिट करो। x2 कितना है? -1, ये सूत्र का माइनस, ये -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? -1 + 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना? 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3
1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। ठीक है, अपने पास अभी तक ये साइड आई है ना, अपने को चारों निकालने, मतलब ये साइड अपनी इक्वल आनी चाहिए और ये साइड अपनी इक्वल आनी चाहिए। रेक्टेंगल का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी डिस्टेंस बिटवीन कौन से पॉइंट के बीच में निकाला अपन ने ये, अब अपने को ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अपने कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, Q और R हो जाएंगे। तो यही सेम प्रोसेस है। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस में Q और R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 1 एंड 5 -2। तो इसमें x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, सीधा फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले सब में सेम लगेगा और अपने को सीधी मान वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो वो इसके क्यू आर की आ जाएगा, फिर अपने पास क्या बचेगा, आर एस में अपने पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 -2 और कितना है 4 - 4। इसमें x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में रखना है और रखना है, सॉल्व करना है। देखो अपन ने जो ये सोल्व किया है ना √5, तो ये सोल्व किया, तो इसको √5, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितना आना चाहिए, √5 आना चाहिए। देखो मैं करके बता देता हूँ एक बार, फॉर्मूला वही क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट फिलअप कर रहा हूँ, x2 - x1, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस -4 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो -4 + 2 का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + 4। देखो ये √5 आया और ये भी अपना √5 है। तो देखो ये जो साइड है और ये साइड कितनी है, मतलब दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर है ना। अपोजिट साइड की जो अपने पास साइड है, अपोजिट साइड दोनों क्या इक्वल है, तो ये रेक्टेंगुलर क्या है, यस है ना। तो लास्ट में लिखना है दिस इज अ प्रूव दैट दिस इज ए रेक्टेंगुलर, मतलब ये जो पॉइंट है ना, चारों निर्देशांक ये किसके हैं, आयत के हैं। समझ में आई बात, मतलब कुछ नहीं करना है, 4 पॉइंट दे रखे तो घबराना नहीं है। अपने को सबसे पहले इन दोनों बीच की दूरी निकालनी, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर इस और इसके बीच में। देखो ये और प्रूव करने के लिए इसके जो डायनोमल्स है इसके बीच की भी अपने पॉइंट निकालनी पड़ेगी। तो ये डायनोमल्स दोनों बराबर आएंगे, ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, बहुत ईजी है ना। मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूला सही होना चाहिए और जो अपन वैल्यू रख रहे हैं वो वैल्यू बहुत सही होनी चाहिए। तो अपना क्वेश्चन जो है वो उसमें मान जो भी वैल्यू अपनी आनी होगी वो एग्जैक्ट आएगी, अदरवाइज गलत हो जाएगी, है ना। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसमें, अगर माइनस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग हो सकता है। अब अपन देखेंगे, देखो चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 9.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो जो कोऑर्डिनेट हैं वो अपने को रिप्रेजेंट करने आने चाहिए, और बताया था जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एस फ्रॉम द गिवन फिगर, है ना। फिगर दे रखा है अपने को, है ना। फिगर क्या दे रखा है, ठीक है। अब अपने को जो फिगर देगा उसमें पॉइंट अपने को निकालना है, पॉइंट भी दे रखे हैं ना।
ठीक है, देखो ये दे रखे हैं अपने को पॉइंट। अब अपने को पॉइंट निकालना है। मान लो ये P, ये Q, तो सबसे पहले P के पॉइंट देखो, तो P देखो कहाँ मिल, X, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस है, तो P देखो X एक्सिस पे कितने पे और Y एक्सिस पे कितने, X एक्सिस पे कितना। सबसे पहले अपने को कोऑर्डिनेट किसका लिखना है, X एक्सिस का लिखना है, फिर अपने को Y एक्सिस का लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो X एक्सिस पे कितने नंबर पर है, ये -3 और Y पे कितना है 6। ठीक है, नेक्स्ट Q पे, Q का जो X एक्सिस है देखो कितना है 5 है ना, और Y एक्सिस कितना है 3। नेक्स्ट R का देखो, R का X एक्सिस पे कितना है 1 एंड Y एक्सिस पे कितना है -5 और S का कितना है -3 एंड -2। तो ऐसे ये कोऑर्डिनेट करना बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं मतलब जैसे ये कोऑर्डिनेट देख रहे हो Q का कितना 5 और 3, ऐसे नहीं पहले तुम Y एक्सिस का देख लो फिर X एक्सिस का देख लो तो पूरा चेंज हो जाएगा। देखो Y के 3 और 5 उल्टा हो जाएगा, ये पूरा ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मैंने बताया जो अपने कोऑर्डिनेट होता है ना वो कौन सी फॉर्म में होता है, X Y की फॉर्म में होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक हम पता है अपने को कितने होते हैं 0 0। बहुत IMP क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जाम में पिछले लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर देख लेना उठा के, है ना, उसमें से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन होगा ही होगा। निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो, तो लड़के क्या लिख के आ जाते हैं X Y लिख देते हैं, 0 1 लिख देते हैं, 2 3 लिख देते हैं, सब गलत है ये, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0 होते हैं, 0 0। कान खोल के दिमाग में बैठा देनी है बात, समझ में आ रही बात। मूल बिंदु के निर्देशांक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, प्लॉट द पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, है ना। तो देखो उसको क्या करेंगे, उसमें पॉइंट दे रखे हैं, अपने को फिगर बना के पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो पॉइंट में बता देता हूँ क्या है। देखो पॉइंट क्या दे रखे हैं, -2 -4। देखो ये पॉइंट दे रखे हैं ना, सारे पॉइंट वही करना है, फिगर बनाना है। देखो मैं एक बार और बता दो ताकि तुमको और आइडिया हो जाए। ठीक है, देखो मैं एक बार रफली कर रहा हूँ, तुमको फेयरली करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और 2 है ना, मतलब x का 1 और x एक्सिस ये y और ये x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, तो x एक्सिस ये 0 ये 1 और y पे कितना है 2। तो देखो ऐसे इसको नोटेट करना है, कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, फिर -1 3, तो पता है आपने को x एक्सिस का जो माइनस होता है वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, तो x एक्सिस पे कितना है -1 और y एक्सिस पे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा -1 3। बस ऐसे ये आगे जो भी है कोऑर्डिनेट दे रखे उनको डिनोटेट करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ये सब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बाय द वे 1 नंबर क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाए तो ऐसे आपको इसको नोटेट रिप्रेजेंट करना होगा। चलो दूसरा भी हो जाएगा, उसके बाद थर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, देखो थर्ड क्या दे रखा है, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट पॉइंट O00 P30 एंड R04 इफ OPQR इज रेक्टेंगल देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q। देखो क्या दे रखा था,
देखो कोऑर्डिनेट दे रखे एक तो चार कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ओ पी आर एंड क्यू के अपने को निकालने हैं, ठीक है। ओ के कितने दे रखे हैं 0 0 है ना, पी के कितने दे रखे हैं 3 0, आर के दे रखे 0 4, क्यू के अपने को निकालना है। तो अपने बना दिया ये, देखो सारी प्लस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू काम है इसमें, बाकी कोई काम ही नहीं दूसरे क्वाड्रेंट का। तो देखो ओ के कितने 0 0, तो ओ ये रहा 0 0 राइट। फिर नेक्स्ट पी का कितना है 3 0, तो 3 एक्स पे और 0 वाई पे, तो 3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये, और दूसरा क्या है 0 4, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे कितना है 4, तो ये होगा। देन क्या कह रहा है वो, दिस इज क्या रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर अपने को बना देना है। अब देखो ये हो गया, ये P, ये Q और ये R, तो अपने को किसके कोऑर्डिनेट चाहिए Q के कितने हो जाएंगे, देखो x एक्सिस पे 3 पे मिल रहा है और y एक्सिस पे 4 पे मिल रहा है, तो Q के रेक्टेंगुलर क्या हो जाएंगे 3 4। समझ में आया, बिल्कुल इजी था। देखो भाई क्वेश्चन ही कह रहा है, क्या कह रहा है, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, पहले कह दिया कि किसके कोऑर्डिनेट है रेक्टेंगुलर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। देन O दे रखा है, P दे रखा है, Q R दे रखा है, तो फिर उनको अपने को क्या करना है लाइन से मैच कर देना है। तो ये यहाँ पर देखो x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे कितना है 4 पे, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 4, ठीक है। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे 5 तक, 6 6 भी हो जाएगा है ना, 6 का फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, थर्ड अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। P कितना -2 1 है, ठीक है, और C 5 -2, तो उसमें क्या पूछ रहा है ये, दिस इज क्या है राइट एंगल है ना। तो राइट एंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है पता है अपने को, ये जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है और इन दोनों का जो एडिशन है वो कभी भी ये नहीं आता है, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है और बेस और परपेंडिकुलर होती है, लेकिन तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तीनों के बीच के अपने को क्या करना है डिफरेंस निकालना है, बीच की डिस्टेंस निकालना है और उसको सोल्व करना है। अगर नहीं होगा तो उसके आगे से मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूँ, हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है अपने को, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, बस जो भी कोऑर्डिनेट दे रहे उसको x2 x1 में रखना है, y2 y1 में रखना है और सीधा सॉल्व करना हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है अपन जो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, मतलब बीच की दूरी के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग ग्रामर के टॉपिक कुछ कंप्लीट कर चुके थे, अब हम वापस से हमारे बुक की तरफ आते हैं। आज हम एक लास्ट पोएट्री सेक्शन में जो हमारी पोएट्री रह गई थी, हमने 3 पोएट्री जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। 4th पोएट्री एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये रह गई थी, तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। ये पोएट्री लिखी है ओलिवर गोल्डस्मिथ में, वन ऑफ द फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी फेमस पोएट रहे हैं, उनकी काफ़ी सारी जो क्रिएशंस हैं वो काफ़ी फेमस रही हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएम। सबसे पहले तो हम टॉपिक को लेके बात कर लेते हैं, एलजी, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एलजी क्या होता है? एलजी कहते हैं इंग्लिश में शोक गीत को, शोक गीत यानी कि किसी की मृत्यु पर अगर कोई पोयम लिखी गई है या गीत लिखा गया है तो उसको एलजी वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है इंग्लिश में।
तो यहाँ पर वैसे जो एलजी है वो बहुत क्लोज पर्सन के लिए, किसी खास फ्रेंड के लिए लिखी जाती है। यहाँ पर ओलिवर गोल्डस्मिथ जो राइटर हैं, पोएट हैं, उन्होंने ये लिखी है एक मैड डॉग पर। कह सकते हैं इसको एक सटायर भी कह सकते हैं, इसको एक कॉमिक पोएम भी कह सकते हैं, कि कैसे लोगों का जो फेथ है वो उसी तरफ चलता है, जैसा कि अगर हम कहते हैं ना भेड़ चाल, एक इंसान जहाँ जिस बिलीफ के पीछे चल रहा है बाकी ग्रुप ऑफ पीपल भी उस बिलीफ के पीछे चलने लगते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से ये नहीं बताते हैं, सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर एक बिलीफ को लेकर भी एक सटायर कह सकते टोन मारा गया है कि कैसे लोगों का बिलीफ एक ही दिशा में चलता है, लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर दो, जैसा कि बुक बता रही है, हमारा चैप्टर ही बता रहा है कि डॉग को लेकर एक पोएम है, लेकिन डॉग के साथ यहाँ पर एक और मैन भी है जो काफ़ी कह सकते हैं कि जैसे हम चर्च में काम करने वाला ना, प्रीस्ट वगैरह, तो उस टाइप का एक पर्सन है। तो डॉग और उस मैन के बीच में ये पोएम घूमती है। पहले तो हम अबाउट द पोएम पढ़ लेते ताकि आपको एक आउटलाइन इसकी पता चल जाए। द प्रेजेंट पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओलिवर गोल्डस्मिथ नॉवल द विकार ऑफ वैकफील्ड। ये जो प्रेजेंट पोएम है ये ली गई है ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक नॉवेल द विकार ऑफ वैकफील्ड, उसका एक छोटा सा पार्ट है। एक नॉवेल थी जिसमें ये पोएम इंक्लूड की गई थी, तो वहाँ से ये पोएम ली गई है। इट mourns the death of a mad dog and is called an elegy in a satirical way। ये फिर से जो भी मैंने क्लियर करी आपको बात कि ये एक मैड डॉग की डेथ पे लिखी गई पोएम है, और हम किसी की डेथ पर कोई गीत या एक पोएम या फिर कोई सॉन्ग लिखते हैं तो उसको एलजी के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। एन एलजी इज अ पोएम विच एक्सप्रेस सैड फीलिंग ओवर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। सेम थिंग अभी मैंने आपको बताया कि एलजी क्या है, कि एलजी एक फीलिंग है, फीलिंग एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जो आप वर्डिकल लिरिकल आप किसी को एक्सप्रेस करते हैं, पर ये किसके लिए होती है? ऑफ अ डेथ ऑफ अ फ्रेंड, कोई खास फ्रेंड हो, और ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, या फिर आपकी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, तो इनके डेथ पर ये हम एलजी लिखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग। यहाँ पर पोएट एक फ्रेंडशिप बता रहा है एक मैन और एक डॉग के बीच की। एट फर्स्ट दे गेट अलॉन्ग वेल बट आफ्टर सून सम टाइम दे बिगिन टू क्वारल एंड बिकम एनिमीज। पहले पहले तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर झगड़ा होने लगता है, वो झगड़ने लगते हैं और बहुत जल्दी ही वो एनिमीज बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। द डॉग वॉज मेड एंड बाइट द मैन। जो डॉग है वो इतना बुरा बन जाता है कि वो मैड हो जाता है, पागल हो जाता है, और बाइट द मैन, और इंसान को जो उसका फ्रेंड होता है जो अब एनिमी है उसको काट लेता है। द टाउन्स पीपल लैमेंट दैट दिस दिस गुड मैन मस्ट डाइड अ wretch दैट betrayed by the ungrateful cur that he had trusted। अब जो टाउन के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये जो डॉग है ये कितना बुरा है, इसने इस गुड मैन को काट लिया है, कितना बुरा घाव लगा है, और कितनी ख़राब बात है, कितना कि एक पर्सन आपको ट्रस्ट करता है और आप उसको इस तरह से काट लेते हैं, यानी आप किसी को इस तरह से धोखा देते हैं। Contrary to the prediction of the townspeople, the man has recovered and the dog has died। अब यहाँ पर एक चेंज आया है, क्या आया है कि जो contrary to the prediction of the townspeople, जो प्रिडिक्शन था, जो भविष्यवाणी थी टाउन्स पीपल की कि ये डॉग जो है
इसने इतनी बुरी तरह से इस गुड मैन को काटा है तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो बहुत गलत साबित हुई और कौन मर गया? द डॉग हैज़ डाइड। जो डॉग था वो मर गया। Thus something unusual happened। और इस तरह से एक अनयूजुअल थिंग हैपन हुई कि यहाँ पर एक्चुअली पोएट ये कहना चाहता है कि हम कहते हैं कि एक बुराई ही जो होती है उसका अंत कैसे हुआ। तो जो डॉग था वो बुरा था और उसने एक अच्छे भले इंसान के ऊपर हमला किया। अब वो भला इंसान मर जाएगा। तो ये लोगों का बिलीफ था। लेकिन होता क्या है कि वो जो गुड मैन है वो ठीक हो जाता है और जो बुरा डॉग माना जाता है वो किसी वजह से मर जाता है। द पोएम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर टू ह्यूमन बिहेवियर। अब ये आ गई वही बात, मैंने कहा था कि एक पोएम सटायर है फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक सटायर है कि एक टोन है, कह सकते हैं कि आपको एक ही दिशा में देखते हो, एक ही चीज़ जो एक व्यक्ति ने बिलीव कर ली, जो एक पर्सन ने मान लिया, उसी फेथ पर पीछे वाले सारे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। बल्कि जबकि होना क्या चाहिए कि लोगों को, सबके पास अपना दिमाग है, सबके पास सोचने समझने की शक्ति है। तो हर व्यक्ति को अपनी अलग राय क्रिएट करनी चाहिए, अपनी समझ के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि किसी और के बिलीफ के पीछे दौड़ना चाहिए। द सडन रिवर्सिबल ऑफ सिचुएशन इन द एंड ऑफ द पीपल, so in end of the poem makes the satire bitter. The man believed to die recovers and the dog cursed to deceit die। अब यहाँ हुआ क्या? लोग क्या मान रहे थे? लोग तो ये मान रहे थे कि इंसान अच्छा है और बुरा कौन है? डॉग। उसका जहर उसका जो विष है या कह सकते हैं जहर है वो एक गुड मैन के अंदर चला गया है और गुड मैन जो है मर जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इतना गहरा घाव होने के बावजूद भी जो गुड मैन है वो तो बच गया और जो डॉग था वो मर गया। यानी कहने की बात यहाँ पे क्या है कि जो जितना अच्छा दिखता है वैसा होता नहीं है, और अगर आपको जो बुरा लग रहा हो वो भी उतना बुरा हो नहीं सकता है। तो ये डिफरेंस है अच्छे और बुरे का, ये लोगों की अपनी समझ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि लोगों के बिलीफ के अकॉर्डिंग। द मैन अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, क्या लिखा है? अ मैन, जिसको लोग अच्छा समझ रहे थे, अंडर द मास्क ऑफ इनोसेंस, एक मास्क पहन रखा था इनोसेंस का, प्रूव्स फैटल। क्या हुआ? गलत साबित हुआ कि ये तो अच्छा इंसान नहीं है, इसके अंदर जहर था जिसकी वजह से डॉग जो है वो मर गया। फैटल टू द इनोसेंट एनिमल, एक इनोसेंट एनिमल को उस व्यक्ति ने कह सकते हैं मार डाला या उसकी वजह से मर गया। तो हम इस पोएम के थ्रू ये समझ सकते हैं, ये क्योंकि एक नॉवेल से ली गई पोएम है, तो नॉवेल का कुछ लिंक्ड पार्ट है जिसके अंदर से ये पार्ट लिया गया है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन एक सीधे शब्दों में पोएट जो है वो यही कहना चाहता है कि लोगों को अपनी सोचने समझने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और अपनी जो विचारधारा है वो खुद क्रिएट करनी चाहिए, ना कि किसी और के बिलीफ के पीछे आंखें बंद करके विश्वास करते हुए चलना चाहिए। तो आज तो हमने अबाउट द पोएम पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें लाइन टू लाइन पोएम को रीड करेंगे। तब तक आप इस पोएम को पढ़ के रखें, क्योंकि आउटलाइन में समझा चुकी हूँ, बहुत ईजी वर्ड लाइन भी है, तो आपको बहुत अच्छे से पोएम खुद भी समझ में आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाइन टू लाइन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल जो प्रकरण देखा था विसर्ग संधि, उसमें प्रमुख दो नियमों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें
अ के बाद अ हो तो ओ, अ के बाद कोई घोष व्यंजन हो तो भी ओ में बदलता है उस। और दूसरा नियम था अ हो बाद में ई या ए हो तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके बारे में देखा था। आज इसका हम तीसरा नियम क्या है उसके बारे में देखेंगे। तीसरे नियम के अनुसार देखते हैं तो यदि विसर्ग से पहले, वहाँ जो दो नियम थे उसमें क्या था, ओ में बदलना और ओ में नहीं बदलना, दोनों बातें थी। तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले हमारा विसर्ग लगा हुआ है उससे पहले अ के अतिरिक्त अ नहीं होगा, इसका मतलब ई होगा, बड़ी ई होगा और उ होगा। अगर ई उ हो, ठीक है, अतिरिक्त को अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, यदि या तो कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी हो सकता है तो कौन सा हो गया, घोष व्यंजन हो गया, है ना। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष व्यंजन हो गया। या फिर क्या आ जाए, य र ल व और ह, ये भी आ सकते हैं विसर्ग से पूर्व। अगर ऐसा भी होता है तो विसर्ग के स्थान में र हलंत हो जाता है। विसर्ग का क्या होगा, र हलंत होगा। तो यहाँ देखें तो बही का ई आ गया और बाद में क्या आ गया, आक्रमण शब्द आ गया तो बहिराक्रमण हो गया। बहिधन भाग आ गया, बहिर्भाग हो गया। आशीहधन वचन हो गया, आशीर्वचन हो गया। धनुधन वेद का धनुर्वेद हो गया। ज्योतिधन मय का ज्योतिर्मय हो गया और यजुधन वेद का यजुर्वेद हो गया। इस प्रकार तो ये नियम क्या बता रहा था, यदि विसर्ग से पूर्व अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो, अर्थात तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, वर्ण हो और य र ल व ह हो, तो वहां पर जो विसर्ग का लोप होकर के र हलंत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के बाद च, तालव्य और श आता है तो विसर्ग श हलंत हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के क्या बाद आना चाहिए, च आना चाहिए और तालव्य श आता है तो वहां पर, है ना, इसको तालव्य स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर श तालव्य हलंत हो जाता है। तो क्या नियम है, विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में विसर्ग हमारा ये हो गया, फिर बाद में क्या आता है, अघोष व्यंजन। अभी सघोष अघोष के बारे में अध्ययन किया तो अघोष क्या आते, तीसरा चौथा पांचवा और पहला दूसरा है जो अघोष व्यंजन में आते हैं। तो अघोष व्यंजन च और श है तो यहाँ विसर्ग श हलंत में हो जाएगा। विसर्ग धन च का ये श च हो जाता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद अगर ये श आता है, तालव्य श, तो ये श हो जाता है। अंतःतन चेतना, अंतःचेतना, अंतःचेतना, तपदनचर्या, तपश्चर्या, यशदन शरीर, यशस शरीर और यशदन शेष, यशस शेष। अब इन चारों उदाहरणों में देखते हैं तो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व क्या था, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, च। ठीक है, यहाँ पर भी च है तो ये अपने आप में किस में बदल गए, च में। इस प्रकार यश शरीर में श विसर्ग का श वापस तालव्य श आधे में बदल गया। इस प्रकार ये नियम बताता है कि अगर विसर्ग के बाद में च और श तालव्य आता है तो श च में बदल जाते हैं। इस प्रकार आगे बढ़े। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो या आ हो। विसर्ग से पहले अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है तथा बाद में त या दंत स आता है। जैसे पहले उदाहरण मैंने बताया था दूधनकर, दुष्कर, है ना। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन आता है, त या स दंत वर्ण आता है ना, अघोष है। ठीक है, त और श दोनों, तो अघोष व्यंजन या त श विसर्ग का श हो जाता है। तो विसर्ग में अघोष व्यंजन भी आएंगे। देखो मन तन ताप, यहाँ त हमारा अघोष है, पहला वर्ण है, दूसरा भी मन धन ताप, मनस्ताप हो गया। शिर धन त्राण, शिरस्त्राण हो गया। त्र त दंद्र, है ना। त्र जो है हमारा त से बना हुआ है इसलिए यहाँ पर पहला वर्ण है, इसलिए शिरस्त्राण हो गया। नम दनते, नमस्ते, यहाँ पर विसर्ग का श हलंत हो गया। पुर धन सर्ग, पुरस्सर हो गया। प्रातः धन स्मरण का प्रातः स्मरण हो गया,
है ना। तो विसर्ग का या प्रातः स्मरण भी प्रयुक्त किया जाता है, दोनों सही है, या तो प्रातः स्मरण होगा या फिर प्रातः स्मरण होगा। इस प्रकार इन नियम में इसमें क्या बताया था कि अ या आ हो, पहले विसर्ग से पहले अ आ हो या बाद में दंत वर्ण त और श भी हो, तो इस प्रकार वहां पर विसर्ग का लोप होकर के स हलंत हो जाता है। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, वो भी नियम था अ या आ हो, लेकिन उसमें दंत त और श हो या पहला अघोष व्यंजन पहला दूसरा हो, तो वहां पर स हो जाता है। अभी विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा बाद में क या प हो, बाद में क्या हो, क या प हो, तो वहां पर विसर्ग स हलंत हो जाता है। दूसरा भी नियम है, पहले त और स था तो भी स हलंत, और अ आ के बाद में क या प भी हो तो भी स हलंत होगा। अ विसर्ग के बाद आ, विसर्ग के बाद धन क और प आते हैं, विसर्ग स हलंत में बदलता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद क आया तो क हो गया, फिर विसर्ग के बाद प शब्द। इस प्रकार ये जो शब्द बनेंगे, नमदनकार नमस्कार, पुरदनकार पुरस्कार, तो यहाँ पुरह और कार, फिर यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया, सहलंत पुरस्कार। बादनकर भास्कर अर्थात सूर्य, इस प्रकार तिरहदनकार तिरस्कार शब्द बना। बादनपति बाष्पति, ये बाष्पति सूर्य, ये भी बृहदनपति बृहस्पति, परहदन पर परस्पर, वाचदनपति वाचस्पति। तो यहाँ पर जब विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो ये स हलंत में बदल जाते हैं। इस प्रकार नवदनकार का नमस्कार, इस प्रकार इन विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित बनते हैं। आगे का जो है, अब आगे के जो एक दो नियम और रहे हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और भी इनके बहुत से जो नियम हैं, लेकिन संयुक्त रूप से देखें तो कहीं न कहीं कम से कम नियमों में हमारे अधिक से अधिक जो हो जाए उसके बारे में हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। यानी ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र क्या है इसका, CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसका केमिकल नाम पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका केमिकल नेम हो गया। केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaOCl2, नॉट CaCl2 है ना, CaOCl2। Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सी और Cl2 मीन्स क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला हो गया। इसका केमिकल नेम हो गया आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला हो गया CaOCl2। इसका दूसरा नाम हो गया ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण, है ना। ब्लीचिंग मतलब होता है ब्लीच करने वाला, कलर करने वाला। इसका नाम से आपको यूज आ जाएगा, आपके यूजेस तो यहीं से पता चल जाएगा। विरंजक मतलब क्या होता है, कलर करने वाला, रंगने वाला, है ना, जिसको ब्लीच भी कहते हैं इंग्लिश में। और ब्लीच का मतलब भी आप जानते हैं, ब्लीच का मतलब क्या होता है, डाई करना, कलर करना। आप जानते हो कि आजकल बहुत सारे लोग अपने बालों को रंगवाते हैं, कलर करवाते हैं, डाई करवाते हैं, अलग अलग कलर देखते हैं, ब्राउन कलर देखते हैं, मेटेलिक कलर देखते हैं, शाइनिंग कलर देखते हैं, है ना, जो आप मूँछों में देखते हो, दाढ़ी में देखते हो, बालों में देखते हो, हेयर के अंदर कई सारे कलर के यूजेस करते हैं, तो उसको ब्लीच ही कहते हैं। फिर कपड़े रंगवाते हैं अलग अलग कलरों में, है ना, कई सारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं उसको नए लुक देने के लिए लोग कलर करवा देते हैं, तो दैट मीन्स ब्लीच। वो क्या है, विरंजक चूर्ण है, जिसको कलर घोल के कलर चढ़ा दिया गया किसी के ऊपर, तो इसका यूजेस वहीं से पता चल जाता है। तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं अपन। फॉर्मेशन में क्या आएगा कि जब इसको फॉर्म किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक चीज़ होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस का रिसाव करके क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है स्लैक्ड लाइम,
स्लेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं ना। क्या करते हैं, ये आपका CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस का रिसाव करके CaOCl2 बनाया जाता है। क्या करते हैं, CaOCl2 बनाया जाता है। फिर इसके साथ क्या निकल जाता है, आपके जल के अणु निकल जाते हैं ना। तो ये आपका क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये आपका मिल गया ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस डाल के बनाया गया। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, बुझा हुआ चूना जिसको लिख रखा है अपन ने, ये क्या चीज़ है ये आपको क्लियर कर दूं मैं। बुझा हुआ चूना क्या चीज़ होती है, स्लेक्ड लाइम किसको कहते हैं, जब अपन मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, क्या खरीदते हैं, चूना, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। जब अपन वाइट वाश खरीद के लाते हैं, अपन करते हैं दीवारों पे, घर पे देखा होगा आपने कि घर के अंदर दीवारें जो होती हैं या बाहर की दीवारें जो होती हैं उसके ऊपर चूना लगाता है, वाइट वाइट, है ना। तो वो चूना जो है आपका वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसको खरीद के लाते हैं अपन, कंटेनर हो गया, पॉलीथीन हो गया, थैला हो गया, बैग हो गया, जिसके अंदर भी हम कैरी कर रहे हैं वहाँ से लेके आते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, चूना लेके आगे, है ना, लाइम जिसको बोला जाता है ना, वो लेके आ गए। फिर उसको क्या करते हैं, लाने के बाद अपन किसी एक बड़े कंटेनर में पानी होता है, या ड्रम बोलो, कोई कंटेनर हो, बड़ा मटका बोलो, उसके अंदर पानी भर के उस चूने को उसके अंदर डाला जाता है। तो क्या करते हैं, इसको चूने को पानी में डाल दिया ना, पानी ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया आपके, ये बन गया। ठीक है ना। तो इसकी क्रिया किससे कराई, पानी से। तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये क्या था, इसको कहता है बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना यानी क्विक लाइम। ठीक है, ये क्विक लाइम था, इसको जल में डाला, जल में डालने से हर चीज़ क्या हो जाती है, बुझ जाती है। लेकिन क्या हो गया, बिना बुझी जो चीज़ थी जल में डालने से बुझ गई, तो बुझा हुआ चूना बन गया। ये बन गया बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इस स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन किससे कराई थी अपन ने, क्लोरीन से। तो क्या बन गया, CaOCl2 प्लस क्या निकल गया, जल निकल गया। जल के कुछ अणु जो होंगे, दिखेगा नहीं जल निकलते हुए ना, जल के अणु क्या होगा, मॉइस्चर के रूप में दिखाई देंगे, उसके अंदर जो गीलापन होगा वो दिखाई देगा, इसी के अंदर मौजूद रहेगा ना। कोई जल का आपको दिखेगा नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बन गया और जल की धारा बह रही है, ऐसा नहीं दिखेगा ना। या जल प्रवाह होकर दिख रहा है तब पूरा जल से भर के, ऐसा नहीं होगा। इसी के अंदर वो जल मौजूद होगा, मॉइस्चर के रूप में दिखाई देगा आपको, गीलापन, सूखा हुआ पाउडर नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको क्लोरीन गैस से कराया तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। तो ये आपके बुझा हुआ चूना बन गया। अब वो बुझा हुआ चूना जो आपने दीवारों पर पोता है, कलर करने के लिए लगाया है, वाइट वॉश किया है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर रहने वाले कौन होते हैं, हम ही, जैसे हमारे जैसे ही लोग होते हैं, इंसान ही होते कोई। अब वो जब इंसान उस कमरे के अंदर जाते हैं, उस रूम के अंदर रहते हैं, उस मकान के अंदर रहते हैं, तो क्या होता है, उनकी भी कुछ आपस में रिएक्शंस चलती हैं, किसकी, दीवारों की और इंसानों की। कैसे कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, उस रूम में रहते हुए ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने पर क्या हुआ, रेगुलरली जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, CO2 की, इसी के साथ ना। ये तो अलग से हो गई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो चूना बुझा हुआ लाए थे उसको हमने बुझाया, फिर दीवारों पे लगाया, फिर हमने रहने गए कमरे में, फिर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। देखो CO2 दिया था, एक O ये से ले लिया, बचा क्या, H2O, 2 H तो यहाँ से बच गए, ये 2 H और एक O बच गया, ये एक O।
तो जल के रूप में तो जल वेपर बन के धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उड़ जाएगा दीवारों से और हार्ड लेयर बन जाएगी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कुछ दिनों के बाद, सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद देखोगे तो वो दीवारों पे जो लगा हुआ चूना है, जो पोता हुआ चूना है, वो हार्ड लेयर के रूप में दीवार से कनेक्ट हो जाएगा, एक सॉलिड लेयर बना देगा। फिर वो आपके हाथों पे या कपड़ों पे नहीं आएगा। अदरवाइज जब उसको पोता जाता है, जब उसको लगाया जाता है, वाइट वॉश किया जाता है, उस समय हम हाथ लगाएं, उस समय कोई कपड़ा टच हो तो वो कपड़ा चूने से भर जाता है या हाथ अपना चूने से भर जाता है, वाइट हो जाता है। लेकिन कई दिनों के बाद जब उसके साथ हम कांटेक्ट करते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो वो चूना फिर अपने कपड़ों पे या शरीर पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने रिलीज किए उससे वो अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन करने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर बना देता है। तो आपका अब जो कमरा है, अब जो दीवार पे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दीवार पे अब ये है, जब लगाया तब ये है, जब लाए तब ये है। तो एक ही फॉर्मूला कई रूपों में चेंज होने के बाद आपके सामने ही रिएक्शन कर रहा है। तो कई सारी चीज़ें होती नॉलेज के रूप में जानने के लिए वो आप देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अभी अपने को कॉन्सेंट्रेट यहीं पे करना है, यहाँ नहीं देखना। ये मैंने चीज़ सिर्फ आपको सीखने के लिए बताई है कि बुझा हुआ चूना क्या होता है, बिना बुझा क्या होता है, या बिना बुझा क्या होता है, बुझा हुआ क्या कहते हैं, क्विक लाइम किसे कहते हैं, स्लैक लाइम किसे कहते हैं, कैसी रिएक्शन होती है, कौन रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट होता है, हार्ड लेयर कैसे बनती है, चूने का क्या फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए बताई। अदरवाइज ये आपका जो फॉर्मेशन करना था, हमने ये फॉर्मेशन कर दिया। किसका? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। अब क्या देखना है, इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। प्रॉपर्टीज और यूजेस आप जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। कैसा है? येलोइश मटेरियल है ना। इसकी एक स्मेल है। ये ठंडे जल में विलय है। किसमें? ठंडे जल में। गर्म जल में विलय नहीं होता है। ठंडे जल में क्या होता है? सॉल्यूट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर क्या करते हैं? इसके यूजेस देख लेते हैं। इसके यूजेस कहाँ हैं? एक तो वस्त्र उद्योग में, कपड़ा करने में, कागज़ उद्योग में, रंग करने में, वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूजेस किया जाता है ना। कागज़ इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूजेस किया जाता है। फिर पेयजल को शुद्ध, मतलब वाटर को प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियाज को डेड करने में, रोगाणुओं को मारने में इसका यूज़ किया जाता है। तो कई सारे, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जो कॉमन चीज़ है वो तो चलती रहेगी, है ना। लेबोरेटरिकल रिएजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो यूजेस के अंदर क्या हो गए? एक तो रोगाणुओं को मारने में, यानी एंटीबायोटिक के बैक्टीरिया को डेड करने में काम में लिया जाता है। वाटर को प्योर करने में काम में, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके यूज़ हो गए, है ना। तो ये इसके यूज़ हो गए। और गुण हम आपको बता दिए, प्रॉपर्टीज इसकी बता दी मैंने। पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, ठंडे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और वायु में खुला छोड़ दो तो ये क्लोरीन गैस देता है। तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन खाने का सोडा। नेक्स्ट फॉर्मेशन आपका NaHCO3 यानी खाने का सोडा जिसे अपन कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके भी कई सारे नेम हैं। पहला केमिकल नेम लिख दूं मैं इसका केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा का फॉर्मूला भी यही हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका केमिकल नेम हो गया। दोनों केमिकल नेम ही है इसके, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। इसके भी बनाने के दो तरीके हैं। एक तो नमक से भी इसको बना सकते हैं और एक इसको सोडियम कार्बोनेट से भी बना सकते हैं ना। सोडियम कार्बोनेट से जल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, किसकी? सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा ना। तो दो तरह की रिएक्शन है इसकी।
दोनों तरह के रिएक्शन को अपन देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन इसका होता है ना। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं और NaCl का उपयोग करके इस बेकिंग सोडे को बनाया जाता है ना। दो तरीके के हैं, एक तो निर्माण फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं फॉर्मेशन बाय यूज ऑफ NaCl और किसे बाय यूज ऑफ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट से भी इसको बनाया जा सकता है और सोडियम क्लोराइड से भी बनाया। सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं देखो, NaCl, क्योंकि जो जिन चीज़ों से बनाया जा रहा है वो आधी चीज़ें हमारे रसोई में मिल जाती है, घर पे ही मिल जाती है। NaCl, CO2 प्लस H2O प्लस अमोनिया, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपके घर पे मिल जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपन रिलीज़ करते हैं। NaCl हमारे किचन का मेन मटेरियल है, पानी अपने घर पे मिलता ही है। तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास इर्द गिर्द की ही चीज़ें हैं, तो आपको वैसे लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कितनी चीज़ें हो गई ये आपको ध्यान रखनी है कि एरो से पहले इसके फॉर्मेशन के लिए 4 चीज़ें अपन ने यूज़ करी थी, क्योंकि वो संख्या अगर याद रहेगी तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप संख्या याद रखोगे, यार कोई 4 फॉर्मूले लिए थे अपन ने, 4 चीज़ें ली थी, 4 चीज़ों से इसको बनाया था, तो वैसे याद रह जाएगा ये 4 चीज़ें 1 2 3 4 चीज़ें कौन सी गई। जैसे पहले तो NaCl बनाया था, फिर अपन ने CO2 वाली बात करी थी कमरे वाली, फिर इसमें पानी मिक्स किया था, फिर एक चीज़ और कौन सी भूल रहा हूँ मैं, जो सर ने कहा था शरीर के अंदर बनती है, अमोनिया, है ना। तो ये अमोनिया शरीर के अंदर बनती है ना। अब क्या हो गया देखो, इन सब से बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, एक तो ये बना रहे हैं NaHCO3, ठीक है। Na यहाँ से आ गया, देखो क्या क्या चीज़ें लग गई। Na यहाँ से आ गया, H अपन ने एक यहाँ से ले लिया, ठीक है, तो NaH हो गया, ठीक है। CO2 तो यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ वाला O बच गया था, इसके साथ जोड़ दिया, कितना हो गया, CO2 के साथ एक और CO3 हो गया, ये CO3, तो ये निपट गया, ये निपट गया, ये पूरा भी निपट गया। पूरा नहीं निपटा, एक H और O चले गए, एक H यहाँ से बच गया, एक Cl यहाँ से बच गया, ठीक है। तो NH3 तो पूरा बचा हुआ है, तो NH 3H ये रहे, एक H यहाँ बच गया था, कितना हो गया 4H, और यहाँ से Cl बच गया था, तो क्या हो गया NH4Cl। तो NaHCO3 हो गया, बचा क्या Cl, एक H, NH3 थे, NH3 और ये 4H और ये Cl, NH4Cl, ये बन गया आपके अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब इसको बनाने का एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया कि सोडियम कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करो, तब भी ये बन जाता है कौन, NaHCO3, ठीक है। तो NaHCO3 बन गया। फिर क्या निकला, इसके साथ कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ 2 लग जाएगा बस, तो ये भी बन जाएगा। तो कितना हो गया, गिनो इसके अंदर 3 2 5 और 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, Na2 ये Na2, H कितने 2, तो ये H2, तो ये बन गया आपके बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका नाम दूसरा मैंने लिखा ही नहीं आपको, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, नॉट बैंकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, बैंकिंग नहीं है, बेकिंग सोडा है ना, तो इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो ये आपके फॉर्मेशन हो गया, एक इस तरीके से और एक उस तरीके से, दोनों तरह के फॉर्मेशन आपको दिखा दिए मैंने। तो ये आपके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, सॉरी बेकिंग सोडा बन गया या सोडियम कार्बोनेट बन चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, एक तो 2-3 चीज़ों के फॉर्मेशन पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक पढ़ लिया अपन ने सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और एक ब्लीचिंग पाउडर, ये 3 चीज़ें अपन पढ़ ली थी। अब आगे के फॉर्मेशन भी अपन देखेंगे, एक तो सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इनके फॉर्मेशन अभी बाकी हैं। तो जब भी अपनी अगली क्लास होती है उस क्लास में अपन
इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our class, and now in our previous class what we had learnt were some few points regarding why India is considered as underdeveloped economy. To justify this point there were few points, and then why India is now considered as developing country. To justify that statement also there were few points. तो इन points को आप लिख करके समझे। Now उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंडिया डेवलपिंग हो रहा है, तो ये डेवलपिंग हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट इंडिया इज़ बिकमिंग अ डेवलपिंग कंट्री और इमर्जिंग ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी एज डेवलपिंग कंट्री. We had also learned that in next coming decade India will be considered as top 5 economies in the world. तो ऐसा कैसे हो जाएगा अचानक से? कोई is there any magic or miracle? जादू या चमत्कार तो होने वाला नहीं है, बट इट इज़ द एफर्ट्स ऑफ first successful 5-year plannings and then other again organized planning of how to use our resources, and plus economic development that has taken place in last 20 years. As a result of this, with the spread of better education facilities, health care services and better infrastructure has led India towards the path of development. Now we move on to economic reforms, Arthik Sudhar. Now आर्थिक सुधार means what? To facilitate the business, व्यवसाय को, बिजनेस को सरल करने के लिए, to ease the burden, थोड़ा भार कम करने के लिए जो सुधार किए गए. In my previous class, if you remember, I had given the credit, whole credit of this economic reform to Rajiv Gandhi. He was the person who introduced IT, information technology means computerization in India, and as a result that whatever things we are seeing today, आज जिस स्थिति को हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, that is his results. अब उसी का एक पार्ट हम यहाँ से आगे चलेंगे. Now comes 3 points that are referred as economic reforms. First one is liberalization, privatization and globalization. Liberalization means उदारीकरण. Now what is उदारीकरण? लिबरलाइजेशन मीन्स पहले क्या था, ट्रेड बैरियर्स थे, व्यापार में बाधक कुछ पॉइंट्स थे. जब भी किसी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता, इंपोर्ट मीन्स किसी दूसरे आस्किंग और डिमांडिंग गुड्स फ्रॉम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, तो दूसरे देश से खरीदना, और एक्सपोर्ट मीन्स आपका जो एक्सेस है उसको भेजना. उसमें दोनों देशों पर टैक्स लगता था, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स. सो एज अ रिजल्ट व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट द कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स यूज्ड टू इंक्रीज, कीमतें बढ़ जाती थी. इसीलिए जो है आपने देखा होगा स्मगलिंग होती थी टू सेव द टैक्स. तो उसको क्या किया, टैक्स सारे हटा दिए गए, इंपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, ये सारी हटा दी गई. ये एक पार्ट था दैट वाज ऑफ लिबरलाइजेशन. नाउ वी मूव ऑन टू प्राइवेटाइजेशन. का मतलब ये होता है कि निजीकरण. अब निजीकरण क्या मतलब, क्या कि पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी जो यूनिट्स थी, बिग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी, बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ थी जो सारी गवर्नमेंट इकाइयाँ थी, जिसके ऊपर जो मोनोपोली थी या जो कंट्रोल था दैट वाज टोटली ऑफ गवर्नमेंट. इससे क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादातर दे बिलीव इन अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट. तो एक्सप्लॉयटेशन जो कंज्यूमर्स का ज़्यादा हो सकता था, तो गवर्नमेंट ने इसको करने के लिए बड़ी मेजर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स अपने पास रखी. दे ऑल्सो रैन देम सक्सेसफुली, बट कुछ साल बाद में उसकी कमियां बाहर होने लगी. एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस वाज टाइम कंजम्पशन इन डिसीजन मेकिंग. समय बहुत लगता था किसी भी डिसीजन को लेने में, पहले बता चुका था मैं आपको. तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट यूनिट्स को दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू प्राइवेट सेक्टर्स, या उनका लाइसेंस खोल दिया गया. दिस वाज प्राइवेटाइजेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ग्लोबलाइजेशन. इसको बोलते हैं वैश्वीकरण. Now, as the word meaning depreciates globalization, because of the use of information technology, whole of the world has become a globe. पूरी दुनिया एक ग्लोब बन गई है. If you ever seen the globe, क्या होता है, उसको हम घुमाते गोल गोल घूमता है. Now you can, sitting from one place, you can visit each and every country.
तो ग्लोबलाइजेशन में भी यही हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से देखिए बैंकिंग जो है वो फॉरेन, इट हैज़ रीच अपार्ट एब्रॉड, सब बाउंड्रीज से पार चली गई है। ग्लोबलाइजेशन से आपने देखा कि सारी कंपनी की जो चीज़ें हैं वो इंडिया में आने लगी है या एक दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगी है। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है इट हैज़ नाउ बिकम अ स्मॉल विलेज। नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड एज दैट वी हैव द एक्सेस, हम लोग, हमारा पहुंच जो है वो उन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स दैट हैव बीन डन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, liberalization, privatization and globalization. Now let's start after independence India adopted the model of a mixed economy, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। Now to understand economy there are few types of economy, capitalist economy पूंजीवादी होती है, समाजवादी होती है ना, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, it is a mixture of both privatization and government control. The policy of the planned development, keeping public sector means government sector बोलते हैं इसको, keeping public sector at influential place. Starting में क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। It was made the major operator for development, और उस गवर्नमेंट सेक्टर ने ही डेवलपमेंट का जिम्मा अपने पर उठाया। द प्राइवेट सेक्टर, उस समय प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरफेरेंस था, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, बहुत कम था, हैड बीन केप्ट अंडर कंट्रोल। आ गया, प्राइवेटाइजेशन बहुत कम रखा था। ड्यूरिंग 1950 टू 1990, इन 40 सालों में सो मेनी लॉज वेर मेड फॉर फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट डेवलपमेंट प्रोसेस नियरली केम टू अ होल्ड। इन 40 सालों में हमने बहुत सारी चीज़ें की, प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन भी हुआ, डिमांड सप्लाई पूरी हुई, बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट हमको चाहिए था वो नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट सेक्टर इतना प्रभावी नहीं था, इतना इफेक्टिव नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन डिफेंस एंड सोशल सेक्टर। इसके साथ में अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिफेंस की भी थी। अभी भी इंडिया का जो बजट है, जो एनुअल बजट है, उसका ऑलमोस्ट मोर देन 40% केवल डिफेंस में खत्म होता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक बड़ा हमारे इनकम का पार्ट डिफेंस में चला जाता है। Many times foreign currency which was taken by government from various international institutions, जैसे वर्ल्ड बैंक है, स्विस बैंक है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैंक है जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने लोन भी लिया था, एंड अदर कंट्री was spent in an insensible way of unimportant areas। अब आपका बजट डेफिसिट हो जाता है बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस। सो एज अ रिजल्ट वी ऑलवेज लैक इन द बजट, हमारा बजट कम पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में हम गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, इफ़ वी लैक इन बजट वी लुक फॉर लोन, हम लोग लोन की तलाश करते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक से, ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमने पैसा भी लिया, और वो क्या था, फॉर अनइम्पोर्टेंट एरियाज, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं थे। द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट रिमेंड हायर देन इट्स इनकम। समझ में आ गई बात, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा था और इनकम कम थी। इन ऑर्डर टू इनकर दिस एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक लोन्स, और इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा इन इंक्रीजिंग अमाउंट, यानी इंटरेस्ट पे। नो कॉन्क्रीट एफर्ट वॉज टू मेड कंट्रोल सच एक्सपेंसेस, और कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे इन खर्चों को बचाया जा सकता था। लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, ना यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन पर आप पढ़ेंगे, वॉज क्लियरली विटनेस्ड इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। नाउ व्हाट इज फिस्कल डिसिप्लिन, पहले इसको समझ लीजिए। फिस्कल डिसिप्लिन रिफर्स टू दोज पॉलिसीज, उन नीतियों की बात करते हैं, एंड एफर्ट्स, और वो कोशिशें जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, मेड बाय गवर्नमेंट, विच आर एडोप्टेड टू लेसन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट लोन। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट को कम से कम लोन लेना पड़े, अपने खर्चों से उभरना पड़े। इन सेंस दूसरे वे में कह सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस कैसे कम करे और अपनी इनकम को कैसे बचाए। इस प्रकार की जो पॉलिसीज बनाते हैं या इस प्रकार का जो वर्क फंक्शनिंग होता है, दैट इज नोन एज फिस्कल डिसिप्लिन। Along with fiscal discipline, Indian economy was also a victim of increasing trade deficit. ट्रेड डेफिसिट का मतलब व्यापार में होने वाला नुकसान। आप माल तो मंगवाते जा रहे हो, बेचते भी जा रहे हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। सो एज अ रिजल्ट बिफोर 1990 नो एफर्ट्स वेर मेड टू चेक इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो 1990 के पहले तक कोई भी एफर्ट्स नहीं हुए थे। एवरीथिंग वॉज गोइंग जस्ट एज स्लो, एवरीथिंग हैड टू बी प्लान्ड। जैसा प्लान किया था गया था उसका उतना तेजी से नहीं हो रहा था, बट बहुत स्लो हो रहा था। एज अ रिजल्ट इंडियन इकोनॉमी जो थी इट वॉज
अंडर द बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम वॉज कंटिन्यूसली लो, लगातार इनकम कम होती जा रही थी. सो in our next class we will study about trade deficit. So to understand these points again, just revise the lesson, and till then, goodbye. गुड मॉर्निंग. आज क्लास 10 औरंगजेब. बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, जो इसके पुत्र क्रम से अगर याद करें तो बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया औरंगजेब. ये इन सभी शासकों में सबसे क्रूर शासक था. ठीक है, बाकी सभी थे जहांगीर, बाबर और हुमायूं. ठीक है, ये दोनों शासक आए थे, विदेशी थे, पुत्र था उसके साथ में था, परंतु अकबर ने भारत के जो क्षेत्र थे उनको वैवाहिक मित्रता और वैवाहिक संबंध से अपनी ओर मिलाया था, जो जहांगीर और शाहजहां के समय तक चलता रहा. परंतु औरंगजेब के आने पर ये सब बंद कर दिया. इसने हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया कर अकबर ने बंद किया था वो भी शुरू कर दिया था और अत्याचार करने लगे. मंदिर तुड़वाए इसने, लाखों मंदिर तुड़वाए. ये क्रूर शासक था जो कट्टर मुस्लिम कह सकते हैं. परंतु अगर देखें तो ये इसमें प्योर मुस्लिम खून नहीं था, ये हिंदू और मुसलमान का मिक्स था. क्योंकि अकबर ने भारमल की पुत्री के साथ विवाह किया था, उसके बाद उसका पुत्र हुआ था. उसके बाद उसने जोधपुर की मानबाई, उससे भी विवाह करते, उसके पुत्र जहांगीर था जो हिंदू मुस्लिम का मिक्स खून कह सकते हैं उसे. इसलिए इसको भी हम प्योर मुस्लिम नहीं कर सकते थे. फिर भी ये एक कट्टर मुसलमान था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया था. जजिया कर जो हिंदुओं पर लगने वाला था उसे पुनः अकबर ने बंद कर दिया था, इसने पुनः शुरू कर दिया था और कई मंदिर भी तुड़वाए हैं. अब इसके बारे में शुरू से अपन पढ़ लेते हैं. 1658 में शासक बना औरंगजेब ने. शासक बनने के बाद देखो, असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया. अंडरलाइन कर दो. ये क्या है, शाहजहां के बाद में जब ये शासक बना तो वही हर बार की तरह जैसे ही शासक चेंज होता है तो दूसरे राज्य अपने अपने क्षेत्रों को वापिस जीत लेते हैं. इसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था. राजा जय सिंह जयपुर यानी आमेर का ही शासक था, जो बारमल के समय से मुगलों की सेवा कर रहे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सेवा कर रहे हैं. यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, पुंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी. शिवाजी का पूरा टॉपिक आएगा अगले इसी पार्ट में है, तो उसमें अपन पूरे इस बारे में विस्तृत पढ़ेंगे. केवल याद ये रखना है अपने को, पुंदर की संधि किसके मध्य हुई थी और कब हुई थी. तो जून 1665 में हुई थी. किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य हुई थी. शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जय सिंह को दे दिए थे. 1660 में शिवाजी ने राजा जय सिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार पे पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया. अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया था. शिवाजी अपने सहयोगी चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से वहां से निकलकर महाराष्ट्र चले गए थे. उसके बाद औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर कब्जा कर लिया. 1678 में गोलकुंड पर अधिकार कर दिया था. इसके काल में हिंदू व्यापारों पर 5% कर बढ़ा दिया था. ईस्वी साल 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. लाखों मंदिर तुड़वाए हैं 1669 ईस्वी में. 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया था. औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया गया, मतलब कह सकते हैं कट्टरपंथी था. अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन संगीत पर भी रोक लगा दी. 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई. 1658 से 1607. तो कह सकते हैं मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? औरंगजेब. इसके बाद जो शासक हुए
वह नाम मात्र के शासक थे। उनका फिर जो क्षेत्र बड़ा, जो भारत विस्तृत क्षेत्र था, सिकुड़ गए, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर लिए थे। अब इसमें 1607 में मृत्यु हो गई, पर उससे पहले उसने वही 1668 में जाटों के विरुद्ध जो सन नामियों ने विद्रोह किया था उसको भी कुचला था। उसके बाद सिख गुरु तेज बहादुर को भी औरंगजेब ने मरवा दिया था। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी शासक शक्तिशाली नहीं था। उसके बाद बहादुर शाह जफर प्रथम शासक बना था। यहां बोलेंगे 1717 ईस्वी से लगाकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तथा षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका स्थान गौण हो गया। ये बात यही औरंगजेब का समाप्त। अब यह अगला है मुगल कालीन प्रशासन। देखो, प्रशासन जो सल्तनत कालीन प्रशासन था वही प्रशासन मुगल कालीन का है। कोई बदलाव नहीं है, कुछ एक छोटे मोटे बदलाव हैं जो मैं इसमें बता देता हूँ। शक्तिशाली मुगल बादशाह में वही शासक ही था। उसके बाद उसका सेकंड वकील, जो कह सकते हैं वकील मुल्तलक, जिसको वजीर के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था राजा के बाद, सम्राट के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रधान सद्र मीरे समा नाम से दीवान वित्त विभाग था। यह हो गया केंद्र का। अब है प्रांतीय। प्रांतीय शासक में सूबों में विभक्त है, मतलब जिले में। जो अकबर के समय 15 थे, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। इसमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासक वही सूबे, जिले का शासक फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी। ये एक कॉपी में अलग जैसे बनाते हो, प्रश्न करते हो तो इधर लिखा अमलगुजार। अमलगुजार का मतलब मालगुजारी का अधिकारी। वैसे बीती कची, सहायक, शिकदार, परगना प्रमुख, अमील, मुल्सेफ, फौजदार, खजांची। इसमें कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी किताब में देख लेना अगर कोई गलती हो तो। कानून को यानी कि पटवारियों का अधिकारी के हाथों में था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसवारी प्रथा पर आधारित थी। मनसवारी जात और सवार में विभक्त थी। तो वो वही मैंने बता दिया ना, घोड़े हाथी के जात सवार पे, उस हिसाब से इनके मनसवार विभक्त थे। तो ये हो गया यहाँ पर मुगल साम्राज्य खत्म, पूरा साम्राज्य हो गया। अब राजस्थान के जो प्रमुख शासक थे उनका मुगलों के साथ क्या संबंध रहा है और उन्होंने कैसे विद्रोह किए थे, क्या शासक किया था, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।